नमस्कार सभी को। जैसा कि हम हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रथम कड़ी ने हमने चर्चा की थी कि हिंदी जो है यानी हिंदी भाषा, तो हमने प्रथम अपना जो टॉपिक था उसमें भाषा के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम इसी शिक्षण बिंदु को आगे बढ़ाते हुए एक बिंदु आता है व्याकरण, यानी कि हम हिंदी विषय की व्याकरण में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो व्याकरण शब्द है यह क्या शब्द है। तो बच्चों, व्याकरण शब्द जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, वि धन आ धन करण, यानी कि इसमें 2 जो है उपसर्ग आते हैं, वि और आ 2 उपसर्ग आते हैं और करण जो है वो इसका मूल शब्द है। अगर इस शब्द का हम शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ को भली भांति समझना, है ना। यानी हम जिस व्याकरण शब्द की चर्चा कर रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से भली भांति उसको समझना ही क्या कहलाता है, व्याकरण। इसका जो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो यही होता है कि किसी चीज़ को भली भांति समझना। अगर हम बात करें कि व्याकरण जो है वो है क्या, तो बच्चों व्याकरण की परिभाषा की अगर अपन बात करें, जिस विषय में हम जिस शिक्षण बिंदु को पढ़ रहे हैं उससे संबंधित थोड़ा जो बेसिक नॉलेज जो होता है वो भी आपको जरूरी है। तो परिभाषा है कि वह पुस्तक, है ना, वह ग्रंथ या वह पुस्तक जो हमें भाषा का, वह पुस्तक जो हमें भाषा का शुद्ध लेखन, वह पुस्तक जो हमें भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, जो हमें भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाती है। ऐसी पुस्तक जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाती है, वो हमें क्या करवाती है बच्चों, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाती है। यानी व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाते हैं। यानी कि व्याकरण ही वह चीज़ है जो किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से, जिसके द्वारा हम उसका शुद्ध लेखन कर सकते हैं, हम उसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं और शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे हर चीज़ को नियमबद्ध तरीके से चलती है, जैसे हमारा जो परिवार है उसके भी कुछ न कुछ नियम होते हैं, बिना नियमों के हमारे परिवार का जो है चलना वो भी मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से भाषा को चलाने के लिए भी किसी नियमों की आवश्यकता होती है। उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, उन्हीं नियमों को हम बच्चों व्याकरण कहते हैं। अगर आप सोचो कि यह जो व्याकरण रूपी जो पुस्तक है या फिर जो व्याकरण रूपी शास्त्र है, यह अगर भाषा के अंदर नहीं होता तो आपकी भाषा कैसी होती। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह देते हैं कि जैसे आप सीधा कहते कि अगर इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को काट कर आम खिलाओ, बच्चे को काट कर आम खिलाओ। अगर हम व्याकरण के द्वारा हमें पता नहीं है कि कर्ता कहाँ पर आएगा, कर्म कहाँ पर आएगा, क्रिया का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि बच्चे को काट कर आम खिलाओ। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि खरगोश को प्लेट में रखकर गाजर दो। खरगोश को किस में रखना है, प्लेट में रखना है, और उसके बाद में उसको क्या देना है, गाजर देना। अगर हम व्याकरण का हमें कहीं ज्ञान नहीं होगा तो हम इस प्रकार की अशुद्धियाँ जो है वो सामान्य तौर पर कर सकते हैं। इसलिए जो है भाषा में हमारे लिए व्याकरण जो है वो काफ़ी आवश्यक हो जाती है। तो इस व्याकरण में ना, व्याकरण अथवा अपन कह सकते हैं व्याकरण या भाषा के 3 अंग होते हैं। व्याकरण या भाषा के कितने अंग होते हैं बच्चों, 3 अंग होते हैं। व्याकरण या भाषा के 3 अंग है। तो वो 3 अंग कौन से हैं जिससे हमारी जो है व्याकरण बनी है। 3 अंग है। सबसे पहले वर्ण, हाँ बच्चों, पहला कौन सा है, वर्ण। दूसरा शब्द, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। और तीसरा जो है इसका अंग वो है वाक्य, है ना। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों के द्वारा व्याकरण का निर्माण होता है। वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। अगर बात करें हम कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई कहें तो वो है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है बच्चों वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब यहाँ पर कहें, यहाँ पर मैं ऐसे कहूँ कि भाषा की सबसे
छोटी मौखिक इकाई है ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी बच्चों? बताने का प्रयास करें जरा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो हो जाएगी ध्वनि। कौन सी हो जाएगी बच्चों? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वो होती है ध्वनि। अगर कहें कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। हम जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं अर्थ के आधार पर उसकी सबसे छोटी इकाई होगी, वो होगी कौन सी होगी? बताने का प्रयास करें एक बार। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो होगी कौन सी होगी? वो होगी शब्द, है ना। यानी कि किसी वर्ण का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता जब तक वो शब्द का रूप नहीं लेता। तो अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो जाती है वो हो जाती है शब्द। अगर हम कहें कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ना बच्चों? भावार्थ के आधार पर। किसके आधार पर? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो बताने का प्रयास करें जरा, प्रयत्न करें एक बार आप भी कि कौन सी होती है सबसे छोटी इकाई। शाबाश, बिल्कुल, वाक्य। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य। यानी कि किसी एक शब्द का कोई भाव नहीं निकलेगा। जैसे हमारे कहने का तात्पर्य जो है, हमने जैसे कह दिया कि एक जैसे शब्द बोल दिया भारत, तो भारत का अर्थ तो निकल रहा है कि हम किसी राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका भाव जो होता है वो अलग अलग निकल सकता है। जैसे हम भारतीय है तो इसका एक भाव होता है कि हम जो है वो कौन है? भारतीय। तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम चर्चा करें तो हम वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। हम किसकी चर्चा करते हैं बच्चों? वर्ण की। वर्ण क्या होता है? यह जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है यह हमारे लिए कितनी काम आने वाली है? तो वर्ण जो है उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? तो वर्ण की परिभाषा होगी कि भाषा की सबसे, हाँ बच्चों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अभी मैंने बताया भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है वो कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बिल्कुल ध्वनि। कौन सी? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है ध्वनि, उस ध्वनि के जो लिखित रूप है उसी को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को अपन क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यानी सीधी सी बात है, आप समझ लो कि भाषा जो है उसकी सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज़, हम जो बोलते हैं, यह जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है जो मुख से बोली जाती है। उसका जो लिखित रूप होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर इससे पहले आपने जो परिभाषा सुन रखी है, सर्व प्रचलित है, वह मूल ध्वनि, है ना बच्चों? वह मूल ध्वनि जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह मूल ध्वनि जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके क्या नहीं किए जा सकते? कभी टुकड़े, अर्थात हम उसको तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको ही हम क्या कहते हैं? जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह परिभाषा तो आपने पहली कक्षा से ही सुनी होगी कि एक ऐसी मूल का अर्थ क्या होता है? मुख्य। एक ऐसी मुख्य ध्वनि है, ध्वनि यानी आवाज़, जिसको हम और तोड़ नहीं कर सकते, उसको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कमल शब्द लिखा। कौन सा शब्द लिखा? कमल। अगर हम इसको तोड़ने की बात करें, मैं आपको इसका वर्ण विच्छेद की बात करूँ, वर्ण विन्यास की बात करें, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, क को अलग कर सकते हो, माँ को अलग कर सकते हो और ल को अलग कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर और आपसे कहूँ कि आप इसको और भी तोड़िए तो भी आप तोड़ सकते हो। इसको कैसे तोड़ सकते हो? इसको हलंत करके, इसको अलग करके, फिर माँ को हलंत करके, अ की ध्वनि जो आ रही है उसको अलग करके, ल को हलंत करके, और जो अ की ध्वनि आ रही है उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कहूँ कि अब इसको भी तोड़िए तो आपका जवाब होगा अब हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी ध्वनि जिसको और हम तोड़ नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। बात की जाए तो वर्ण जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करते हैं।
वर्ण के प्रकार। हमारा जो बिंदु है वो क्या है? वर्ण के प्रकार। सभी बच्चों को पता है वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बिल्कुल बच्चों, वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो पहला है वो है स्वर। कौन सा है? स्वर। और दूसरा जो भाग है इसका वो कौन सा है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये 2 भागों में जो है इसको वर्ण को बांटा गया। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें इसकी स्वर, तो स्वर कौन से होते हैं? तो स्वर वे वर्ण, स्वर कौन से होते हैं? वे वर्ण जिन्हें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, जिन्हें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, यानी ये जो स्वर है वो अपने उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं लेते, जो बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं बच्चों? जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्वर। उनको क्या कहते हैं? स्वर। जैसे आप देख लो, जो उदाहरण है जैसे है ना, मैंने क्या बोला? अब आप देखो अ के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण का हम सहयोग नहीं ले रहे। अ का उच्चारण जो है वो हम स्वतंत्र रूप से कर रहे, यानी ये जो उच्चारित हो रहा है, यह जो हमारे स्वर तंत्र से ये स्वर की ध्वनि जो बाहर निकल रही है, उसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आ, किसी इनके उच्चारण में जो है हम किसी की और की सहायता नहीं लेते, तो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, और वो भी कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उनको हम कहते हैं स्वर। अब बात करें कि इनकी संख्या, तो हिंदी भाषा में जो है बच्चों इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बिल्कुल, हिंदी भाषा में जो है इनकी संख्या होती है 11। स्वर को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो इनकी संख्या सीधी कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत इनकी संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं इसको आप आगे जो वर्णमाला पढ़ेंगे उसमें व्यवस्थित रूप से पढ़ लेंगे। अगर बात करें इनको अलग अलग भागों में बांटने की, तो इसको भी, स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में। स्वर जो है वो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, है ना। स्वर को 2 भागों में बांटा गया। स्वर को भी कितने भागों में? स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों इसके जो 2 भाग हैं, मुख्य रूप से जो हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं, पहला भाग है जो है वो है ऋस्व स्वर, है ना बच्चों। कौन से स्वर होते हैं? ऋस्व स्वर, यानी इनको जो है एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कैसे स्वर कहा जाता है? एक मात्रिक। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। जैसे हिंदी भाषा में बात करें तो ऐसे जो स्वर है वो है अ, ई, उ और री। बिल्कुल बच्चों, हिंदी भाषा के अंदर ऋस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। इनको जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर, है ना बच्चों, ये होते हैं दीर्घ स्वर, यानी इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनको बच्चों क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, अथवा इनको एक और कहते हैं गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? गुरु स्वर भी कहा जाता है। इनकी जो है कौन कौन से होते हैं गुरु? ये इन्हीं जो मूल स्वर है इनके ही परिवर्तित रूप होते हैं तथा अन्य इनके जो मिलने से भी बनते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो ये हमारे दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जो कि कितने हैं? 4 है, अ, ई, उ और री। अगर बात करें दीर्घ स्वरों की, जिसकी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? थी आपके 7। तो ये 7 और 4 मिलाकर 11 स्वर जो है ये हमारे स्वर होते हैं। अब अगर बात करें फिर इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है वर्ण का, इसके बाद हम वर्ण का दूसरा प्रकार, वर्ण का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा प्रकार जो था वो कौन सा था? व्यंजन। बिल्कुल, दूसरा जो प्रकार था इसका वो था व्यंजन। अपन चर्चा करते हैं व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? व्यंजनों के बारे में। व्यंजन, व्यंजन का नाम सुनते ही एक बार तो जो घर पे व्यंजन बनते हैं उनका भी दिमाग में ख्याल आता है, लेकिन ये जो व्यंजन है वो उनसे अलग है। यानी कि ऐसे वर्ण, कौन से बच्चों? ऐसे वर्ण
जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ बच्चों, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। यानी कि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता जो है वो अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है ना। बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण जो है वो संभव नहीं हो पाता है। जैसे हम कहें कि क का उच्चारण करना है तो जब तक ये हलंत रूप में होगा तब तक तो ये अलग से व्यंजन है, लेकिन इसके साथ में एक स्वर अ को मिलाना पड़ता है तभी जाकर हम इसका उच्चारण कर पाते हैं क, है ना। जैसे किसी भी वर्ण का ये जैसे अपन उच्चारण कर रहे हैं रा, तो इसका जो हम उच्चारण कर रहे हैं इसमें आ की ध्वनि जो है वो साथ में मिली हुई है। तो इनका उच्चारण करने के लिए दोस्तों किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में इनको व्यवस्थित रूप में कैसे लिखा जाता है। जो वर्ण है अपना वर्ण टॉपिक है, इसके अंदर इसको व्यवस्थित रूप से कैसे लिखा जाता है, तो इनको व्यवस्थित करने के लिए एक आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वर्णमाला, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो जैसे आपने ये माला शब्द सुना होगा, माला शब्द सुन के बच्चों आपके दिमाग में एक चीज़ तो आई होगी कि माला का अर्थ जैसे आपने देखी भी होगी। माला क्या होती है? माला मतलब एक जो घर पे जो बुजुर्ग होते हैं, दादाजी वगैरह, वो जिस माला का उपयोग करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, तो उस माला यानी वो एक धागे में पिरोए हुए मन के। तो जब तक वो धागे के अंदर पिरोए हुए है तब तक तो हम उसको माला कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगर टूट जाती है, बिखर जाते हैं, तो फिर हम उसको माला नहीं कहते, तब हम उसको क्या कहते हैं? सिर्फ मन के कहते हैं। जैसे फूल जब एक धागे में पिरोए जाते हैं तब तो वो माला कहलाती है, लेकिन जब वो बिखर जाते हैं तो उनको सिर्फ फूल कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को जब व्यवस्थित किया जाता है, एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार रखा जाता है, तभी हम उसको माला कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, ये उसी प्रकार जिस प्रकार आप घर में देखते हैं मनकों की माला या फिर फूलों की माला, उसी प्रकार ये किसकी माला है बच्चों? ये है वर्णों की माला। किसकी माला है? वर्णों की माला। अर्थात माला का मतलब क्या होता है? वर्णों को व्यवस्थित करना, यानी वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखना। जैसा कि आपने पहली कक्षा में भी पढ़ा होगा या पहली से पढ़ते आए हैं, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जैसा कि आपको पता है 11 स्वर, और इसमें जो व्यंजन जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो 33 स्वर, 33 व्यंजन और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो 33 और 11 मिलकर कुल कितने हो गए? 44। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या जो पूछी जाती है, तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। लेकिन कहीं कहीं आपने जो है इसकी संख्या 52 भी पढ़ी होगी, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि 52 कैसे होता है। अगर हम इस वर्णमाला को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इसमें जैसे पहले मैंने बताया आपको कि स्वर होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं? 11। 11 में से जो आपके मूल स्वर होते हैं या फिर जो विश्व स्वर होते हैं वो होते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 तो विश्व स्वर होते हैं और पीछे 7 जो है वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। अब बात करें अगर किसकी? व्यंजनों की, तो जो व्यंजन होती है वो क से लेकर म तक, कहाँ तक? क से लेकर जो म तक जो व्यंजन होते हैं उनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन बच्चों? स्पर्श व्यंजन। यानी ये जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिसको अगर संस्कृत के बारे में कहें तो कादेयो माँ अवसाना, यानी कि क आदि हो और माँ जिसके अवसान में हो, उसके बीच में आने वाले सभी जो व्यंजन है उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी कि ये वर्गीय व्यंजन है, इनको और अपन क्या कह सकते हैं? वर्गीय व्यंजन। यानी कि इसके अंदर प्रत्येक ये जो यहाँ तक वर्ग बन रहा है, यहाँ तक क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है ना। क वाले जो प्रथम वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो है वर्ग बन रहे हैं, तो यहाँ से क से लेकर मैं तक जो भी व्यंजन आएगा उसको अपन वर्गीय व्यंजन कहेंगे। तो यहाँ से इतने वर्ग बन रहे हैं, तो ये जो 5 वर्ग है इसमें बोले जाने वाले प्रत्येक व्यंजन जो है उसमें हम उसका उच्चारण करते समय जीवा या फिर मुख का अन्य कोई भाग जो है उसकी सहायता ली जाती है, या फिर वो कहीं ना कहीं स्पर्श करता हुआ जो वायु होती है वो मुख से बाहर निकलती है, जो कि हम उच्चारण स्थान में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसी कारण इन व्यंजनों को जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो बच्चों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर यह जो है इन व्यंजनों को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। इनको कौन सा कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। यानी कि
ये इनको जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? अर्धस्वर, यानी कि ये जो है स्वरों की तरह ही आंतरिक भाग से इनका उच्चारण होता है, तो इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। और जो ये बच जाते हैं पीछे, ये य र ल व 4 अंतःस्थ व्यंजन और श श स है ना। हम जो क्या करते हैं, इन तीनों का जो उच्चारण करते हैं, मैंने भी कई बार सुना है, हम जब कक्षाओं में या फिर पहली दूसरी कक्षा में जब पढ़ते हैं या फिर कहीं से सुनते हैं, तो अपन इसको बोलते समय ऐसे ही कहते हैं स स स ह। इसका जब अपन उच्चारण करते हैं तो बच्चों कैसे करते हैं? स स स ह, है ना। इसका उच्चारण ये ना हो करके प्रत्येक जहाँ पर जैसे जीवा कहाँ पर जो है टकरा रही है, कहाँ से आवाज़ जो है वो निकल रही है, तो उस आधार पर इस जो श का उच्चारण है वो तालु को जीवा टकराती है, श के रूप में उच्चारण होता है। इसका उच्चारण करते समय जीवा जो है वो मूर्धा से जो है संघर्ष करती हुई श के रूप में आवाज़ निकलती है, श श स। ये जो है जब जीवा जो है वो कहाँ पर टकराती है? दांतों को टकराती है। और ये ह, इनको जो है व्यंजन कहा जाता है। वो कैसे व्यंजन कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। हाँ बच्चों, कौन सी व्यंजन कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म, यानी इनका उच्चारण करते समय जो मुख से वायु निकलती है वो बिल्कुल गर्म निकलती है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि श श स और ह, इन 4 वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके हाथ जो है वो मुख पर रखकर आप प्रयोग कर सकते हैं कि बिल्कुल गर्म वायु निकलती है। कैसी वायु निकलती है? गर्म। तो बच्चों अभी तक हमने जो चर्चा की वो 11 स्वर के बारे में चर्चा कर ली। कितने? 11 स्वर और 25 स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत उसको विभाजित किया गया है। और 4 जो है वो कौन से है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की, ऊष्म व्यंजनों की 4 संख्या। तो अब अपनी जो है 44 तो वर्ण जो है वो पूरे हो गए। लेकिन हम कहीं कहीं ये भी पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अगर कहीं पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बच्चों कितनी पूछी जाए? कुल वर्ण। अगर कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, तब वहाँ पर आपको उत्तर देना पड़ता है। वो उत्तर है, वो कौन सा है? 52। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। तो 52 वर्ण कौन से होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये तो अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, क्ष त्र ज्ञ, बचपन से ही आपने इन 3 वर्णों को सुना होगा। इसके अलावा होते हैं श्र। इन 3 वर्णों को तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, जब से आपने ये वर्णमाला पढ़नी शुरू की तब से। और इसके अलावा एक और होता है, कौन सा? श्रेय। अब अगर बात करें तो ये कितने हो गए अपने? कुल 44, और 4 और ऐड कर दिए जाएं तो कितने होंगे? 48। अब आपने देखा होगा कि आप जब भी बारखड़ी पढ़ते हो तब इसके साथ में 2 और वर्णों को पढ़ते हो। उनको क्या कहते हैं? उनको आप पढ़ते हो अंग और अह। इसका उच्चारण आप क्या करते हो? अंग और अह। आपको जो है बताना है इसका नाम क्या है। अंग और अह तो कहते हैं, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है व्याकरणिक भाषा में, वो सोचिए। तब तक ये बताते हैं कि ये जो 4 और जो हम लाते हैं इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। इनको क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर, यानी कि ये व्यंजन जो है वो कैसे है? संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर है। अक्षर का अर्थ होता है जब अपन बिना किसी वायु को रोके जो है एक साथ एक ही प्रवाह में किसी 2 व्यंजनों को मिलाकर बोलते हैं, तब वहाँ पर अक्षर कहा जाता है। अब अगर बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से मिले हुए, जैसे ये जो वर्ण है इसमें 2 व्यंजन मिले हुए हैं। कौन से मिले हुए? क और श। कौन से मिले हुए? क और श। आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो ये देखिए, ये जो अपन क्षय लिखते हैं, है ना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, जो अपन क्षय लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है यहाँ से ये क्षय, ये क्षय की अर्थ उसकी क्षय का शेप है। इसमें से इत्ते को मिटाकर यहाँ पर जो है किसका शेप बना दिया है? कै का शेप बनाकर इस प्रकार से इसको क्षय बनाया गया है। तो इसमें 2 वर्ण है, कै और श। फिर अगर बात करें त्रय, त्रय जो है वो इस प्रकार से होता है। इसमें जो है 2 व्यंजन, वो कौन से मिले हुए? ये आप देखते हो अपन तय ऐसे लिखते हैं। और जब कभी नीचे र के जो र लगाया जाता है नीचे, वो रेफ का र जो वो इस प्रकार से लगता है ना, तो यही इसी तय में जो है नीचे र लगाया गया और इसको त्रय बनाया गया। क्या बनाया गया? त्रय। तो इस प्रकार से इसमें जो है 2 व्यंजन मिले हुए हैं। कौन से मिले हुए? त्रय में भी 2 मिले हुए, त और र। फिर बात आती है ज्ञ की, तो इसमें भी जो है 2 व्यंजन मिले हुए हैं। आपको पता हो तो बताइए कौन कौन से वो व्यंजन मिले हुए हैं। जैसे ज्ञ में जो है इसको शेप देख के आप पता लगा सकते हो कि पहले जो है किसकी आ रही है? जय की। इसमें जय और न्य, ये 2 व्यंजन जो है वो ज्ञ में मिले हुए हैं। और एक और संयुक्त जो अक्षर आता है वो संयुक्त अक्षर कौन सा है? श्रेय।
वो संयुक्त अक्षर कौन सा है? श्रेय। श्रेय में क्या होता है, एक जो जैसे यहाँ से शेप आप देख सकते हो, ये जो है ये श है, ये कौन सा है? श। इसको यहाँ छोड़ दिया गया है और श को इसको आगे बढ़ा करके नीचे र की मात्रा लगाई गई है, यानी कि इसमें एक तो श है और एक कौन सा? एक श है और एक र है। इन दो व्यंजनों के मिलने से क्या कौन सा बना है? श्रेय बना है। तो इन चार जो है संयुक्त अक्षरों के बारे में अब आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन सा जो है वो किस प्रकार से बना। इसकी बनावट देखकर अगर आपने पहले कभी गौर नहीं किया हो तो अब जो है इनकी बनावट के ऊपर गौर कर लेना कि आधा वर्ण जो है इनमें कौन सा है और पूरा वर्ण जो है वो कौन सा है, किस प्रकार से बनी। अब बात करते हैं, ये जो दो अक्षर अपन ने लिख के छोड़े हैं इनको कहा क्या जाता है? अब आप कहोगे इनको अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। बिल्कुल, अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, लेकिन इनके अलावा भी इन दोनों का एक नाम है। इन दोनों, जैसे इनका नाम है स्वर, ऐसे इनका भी नाम है। इनको हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। कौन से कहते हैं? अयोगवाह व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? अयोगवाह व्यंजन, है ना। वाह यानी ढोना या फिर उनको चलाना, अयोग यानी बिना स्वरों के योग के इनको आप कहीं भी चला नहीं सकते, ढो नहीं सकते, है ना। ये जो दो व्यंजन हैं इनको बिना स्वरों के आप कहीं भी प्रयोग, आपने कभी इसको सीधा सा इसका प्रयोग कहीं देखा हो तो मुझे बताइए। जब तक स्वर नहीं आएगा तब तक आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, जब तक कोई स्वर आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इसका भी प्रयोग नहीं करोगे। अब जो आपने उत्तर दिया था उस उत्तर पे आते हैं। आपने जो उत्तर दिया था वो था कि इसको तो कहते हैं अनुस्वार। बिल्कुल बच्चों, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार ही कहते हैं। इसे अनुस्वार कहा जाता है और इसे कहते हैं विसर्ग। बिल्कुल, क्या कहते हैं? विसर्ग। तो अब जो है एक बार आप इसको देख लो, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 44 तो हमारे पहले हो चुके थे। 44 होने के बाद 4 और हमने संयुक्त अक्षर जोड़े। 44 और 4 कितने होते हैं? 48। 48 और 2 हमने इसमें ऐड किए अयोगवाह। 48 और 2 कितने हुए? 48 और 2 हुए 50। अब हमें चाहिए कितने? 2 और वर्ण। तो वो जो 2 वर्ण जो जुड़ते हैं उनको कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा, एक तो ड़, इसको क्या कहा जाता है? ड़। और ये है ढ। ये जो है ग और ये जो ढ है, इन दोनों का परिवर्तित, इस ढ की और इस ग की जो है परिवर्तित रूप है। इनका क्या है? परिवर्तित। इनको जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन यानी उछलते हुए। क्या होते हैं ये? उछलते हुए होते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है ड़ और ढ। अब जो है आपके पूरे कुल कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए। थोड़ा सा इनके उच्चारण में भी आप ध्यान रखना। आप कभी कभी जो है क ख ग घ ड़ बोल देते हो। ड़ जो बच्चों आज के बाद में ध्यान रखना, ड़ ये है, इसका उच्चारण होता है ड़ और इसका जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? ग। आज हमने जो है वर्णमाला में वर्ण की चर्चा की और अगले टॉपिक में जो है हम चर्चा करेंगे शब्द विचार के बारे में। तो